आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है क्या, अप्रत्यक्ष मराठा काल। अप्रत्यक्ष मराठा, सॉरी, अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन ना, अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। समझ में आ गया ना कैसे आया अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, है ना, कि छत्तीसगढ़ में किसका शासन चल रहा था, मराठाओं का शासन चल रहा था। और ये जो छत्तीसगढ़ है इसका शासन कहां से कंट्रोल हो रहा था, नागपुर से। कहां से कंट्रोल हो रहा था, नागपुर से। ठीक है, छत्तीसगढ़ का शासन जो है नागपुर से कंट्रोल हो रहा था। यहां पर जो है कौन है, रघुजी तृतीय है। अभी कौन है, रघुजी तृतीय, लेकिन ये छोटा बच्चा है तो इसको ना रखकर अभी किसको रखे हैं, रेजिडेंट। किसको रखे हैं, रेजिडेंट। और पहला रेजिडेंट का नाम क्या है, जेनकिंस। जेनकिंस है ना, तो जेनकिंस जो है अब वहां पर मेन अधिकारी बन गया है। मराठा साम्राज्य का मेन अधिकारी अब कौन बन गया है, जेनकिंस। तो मराठा का मेन जो है नागपुर से है, तो नागपुर में जो बैठेगा वही डिसाइड करेगा कि चांदा क्षेत्र में कौन जाएगा, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कौन जाएगा। तो इस जेनकिंस ने अब छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए या शासन प्रशासन संभालने के लिए जिन अंग्रेज अधिकारियों को भेजा वो कहलाए ब्रिटिश अधीक्षक। वो क्या कहलाए, ब्रिटिश अधीक्षक। ब्रिटिश अधीक्षक, क्लियर है। तो अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन काल में छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए कौन आएंगे, ब्रिटिश अधीक्षक। कौन आएंगे, ब्रिटिश अधीक्षक। टोटल 6 जने आएंगे। ब्रिटिश अधीक्षक टोटल कितने जने आएंगे, 6 जने आएंगे। पहला आएगा, उसका नाम होगा कैप्टन एडमंड। पहला आएगा, उसका नाम क्या है, कैप्टन एडमंड। फिर आएगा मिस्टर एगेन्यू। कौन आएगा, मिस्टर एगेन्यू। पहले कौन आया, एडमंड, फिर कौन आएगा, एगेन्यू, है ना। पहले एडमंड, फिर कौन आएगा, एगेन्यू। फिर आएगा हंटर, कैप्टन हंटर। फिर आएगा कौन, सैंडिस। कौन आएगा, सैंडिस। ठीक है, 4 हो गए, एडमंड, एगेन्यू, उसके बाद हंटर, उसके बाद है कौन, सैंडिस, उसके बाद है विल्किंस, और लास्ट में आएगा क्राफर्ट। विल्किंस और एक का नाम क्या है, क्राफर्ट। ये टोटल कितने ब्रिटिश अधीक्षक शासन किए अप्रत्यक्ष ब्रिटिश काल में, पूछेगा तो कितने हैं, 6। कितने हैं, 6। ठीक है, जो पहला आएगा जिसका नाम क्या है, कैप्टन एडमंड, है ना, तो ये कब आएगा, 1818 में। 1818 में आएगा ना भाई। अंतिम सूबेदार था कौन, यादवराव दिवाकर। उसका शासन कब खत्म हुआ, 1818 में। और 1818 में इसी जेनकिंस ने जो है क्या किया, सूबेदारी प्रथा को समाप्त किया है। तो सूबेदार नहीं आएंगे, अब कौन आएंगे, ब्रिटिश अधीक्षक। तो कब आया, 1818 में। ठीक, उसके बाद कुछ महीने तक ही रहेगा, और 1818 से 1825 तक कौन रहेगा, मिस्टर एगेन्यू। 1818 से 1825 तक कौन रहेगा, मिस्टर एगेन्यू। फिर 1825 में कुछ महीने के लिए आएगा कैप्टन हंटर। और फिर 1825 से लेके 1828, 1825 से लेके 1828 तक कौन रहेगा, सैंडिस। और विल्किंस जो है वो भी कुछ महीने के लिए आएगा 1828 में। और ये क्राफर्ड जो है 1828 से कब तक रहेगा, 1830 तक। फिर 1830 में क्या आएगा, पुनः मराठा शासन। 1830 में फिर क्या पढ़ेंगे, पुनः मराठा शासन। तो अप्रत्यक्ष ब्रिटिश काल में हमको कितने लोगों के बारे में पढ़ना है, 6 लोगों के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला व्यक्ति कौन है, कौन है, एडमंड। कब आया बेचारा, 1818 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्या होगा, प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक। छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक, छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक। तो छत्तीसगढ़ का पहला ब्रिटिश अधीक्षक कौन है पूछेगा तो क्या नाम बताओगे, कैप्टन एडमंड। छत्तीसगढ़ का पहला ब्रिटिश अधीक्षक, सबसे ज्यादा बार यही आया है, छत्तीसगढ़ का पहला ब्रिटिश अधीक्षक कौन है, कैप्टन एडमंड। ठीक है, बेचारा लंदन के ठाट बाट में रहता था, उसको कहाँ भेज दिया गया, छत्तीसगढ़। कहाँ भेज दिया गया, छत्तीसगढ़, है ना। और आते ही, है ना, जैसे ही आया कैप्टन एडमंड ब्रिटिश अधीक्षक बनके, तो देखो पहले कलचुरी थे, कलचुरी के बाद कौन आए, मराठा।
तो जमींदार लोग मराठा लोग को राजा मानने से इनकार किए कि नहीं किए? तब वो मराठा लोग ने जमींदारों पर आक्रमण किया, अपनी अधीनता स्वीकार कराया। उसी तरह मराठाओं के बाद अब कौन लोग आ रहे हैं? अंग्रेज लोग आ रहे हैं, ब्रिटिश अधीक्षक लोग आ रहे हैं। तो अब जमींदार लोग फिर से क्या करेंगे? इनको अपना अधिकारी, अपना उच्च अधिकारी मानने से क्या कर देंगे? मना। हम मराठा मल्ला मानत रहें जी, ते कौन आगे नवा हम नहीं जानन तोला, ऐसे करके, है कि नहीं है? हाँ, तो वैसी ही एडमंड जब आया यहाँ पर तो जमींदारी थी किसकी? डोंगरगढ़ की जमींदारी। कौन सी जमींदारी? डोंगरगढ़ की जमींदारी। डोंगरगढ़ के जो जमींदार है उसने विद्रोह कर दिया। डोंगरगढ़ का जमींदार है उसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो किसका विद्रोह हुआ था? कैप्टन एडमंड के समय। तो उसका नाम क्या था? डोंगरगढ़ का जमींदार। कैप्टन एडमंड के समय छत्तीसगढ़ में किस जमींदारी ने विद्रोह किया था? तो कौन सा था? डोंगरगढ़ का जमींदार। अभी इसका दिमाग खराब, अभी आए मूल कुछ दिन नहीं हुए हैं, अभी मन फिर क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर रहे हैं। तो क्या किया जाए? लड़ना नहीं है। इसी के पास में कौन सा है? खैरागढ़ का जमींदार, है ना? इसी के पास में कौन है? खैरागढ़ का जमींदार। खैरागढ़ के जमींदार को कहा कि तुम जो है डोंगरगढ़ के जमींदार को क्या कर दो? सुला दो, है ना? डोंगरगढ़ के जमींदार को तुम जैसे चाहो, चाहे उसको समझा के मनाओ, चाहे उसको मार के मनाओ, जैसा भी मनाओ, तुम उसको मना लो और उसके जमींदारी को क्या कर लो? हथिया लो। तो एक बात बताओ, तुम इतने बड़े घर में हो और तुम्हारा बॉस बोल रहा है ये वाला भी घर तुम्हारा हो सकता है, बस उसको तुमको निपटाना है, तो आदमी निपटाएगा कि नहीं निपटाएगा? तो इस कैप्टन एडमंड ने खैरागढ़ के जमींदारी की सहायता से, है ना, किसकी सहायता से? खैरागढ़ के जमींदारी की सहायता से डोंगरगढ़ के जमींदार को क्या कर दिया? मरवा दिया। और इस तरह से डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्लियर है? तो इस कैप्टन एडमंड के समय एक ही काम घटना हुआ था और वो क्या था? डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह। और उस विद्रोह को किसकी सहायता से समाप्त किया? खैरागढ़ के जमींदार की सहायता से। और ये एडमंड फिर कुछ दिनों बाद यहां से क्या हो गया? चला गया। क्लियर है? तो इस एडमंड के समय में आपको दो ही बातें याद रखनी है। पहला, छत्तीसगढ़ का पहला ब्रिटिश अधीक्षक, छत्तीसगढ़ का पहला ब्रिटिश अधीक्षक कौन है पूछेगा तो किसका नाम आएगा? कैप्टन एडमंड का। किसका नाम आएगा? कैप्टन एडमंड का। और कैप्टन एडमंड के समय किसका विद्रोह हुआ था? तो किसका विद्रोह हुआ था? डोंगरगढ़ के जमींदार। किसकी सहायता से उसका दमन किया? तो खैरागढ़ के जमींदार। क्लियर है? अब ये चला गया तो नया ब्रिटिश अधीक्षक बन के आएगा जिसके नाम में ही क्या है? न्यू है। क्या? अगेन न्यू, है ना? अगेन न्यू। ये 1818 में आया और क्या कब तक रहेगा? 1825। तो ये बोला कि मेरे नाम में न्यू है तो मैं भी न्यू जगह से क्या करूंगा? शासन करूंगा। तो यही वो व्यक्ति है जिसने 1818 में छत्तीसगढ़ की जो राजधानी कहाँ थी? रतनपुर, उसको कहाँ ट्रांसफर किया? रायपुर, जो आज तक छत्तीसगढ़ का क्या है? राजधानी। क्लियर है? यही है कैप्टन अगेन न्यू जिसने छत्तीसगढ़ का राजधानी रतनपुर से कहां ट्रांसफर किया? रायपुर ट्रांसफर किया। और अभी तक जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है नहीं? नाम में न्यू है तो हर जगह न्यू न्यू करेगा। और यही वो ब्रिटिश अधीक्षक है जिसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया छत्तीसगढ़ में। सर्वाधिक समय तक ब्रिटिश अधीक्षक, सर्वाधिक समय तक का ब्रिटिश अधीक्षक कौन है बोलेगा तो वो कौन है? कैप्टन अगेन न्यू। कौन है? कैप्टन अगेन न्यू। ठीक, अब ये आया, पहले तो राजधानी ट्रांसफर किया किसको? छत्तीसगढ़ का राजधानी रतनपुर से रायपुर, है नहीं भाई? रतनपुर वो कोंटा में मुलाहात धमतरी आने बिगड़ धुरिया लगते तेकर से ती कहाँ रिबो? रायपुर में। सब बीच में, सब जद का सब बरोबर दुरिया में से करके, है कि नहीं है? तो इसने राजधानी किसको बना दिया? रायपुर को। ठीक, अब ये देखा कि मराठा लोग कितना परगना बना के रखे हैं? 27 परगना। मराठा लोग कितना परगना बना के रखे हैं? 27। छोटा छोटा परगना 27 परगना बना के रखे हैं। तो 27 परगना में कितना प्रमुख होगा? परगने का प्रमुख क्या कहलाता है? कमम विस्तार। कितने जने होंगे? 27 परगना, 27 जन जी, है कि नहीं है? अब 27 लोग को पेमेंट करना पड़ता है, 27 लोग से कर आता है ना? 27 जगह जाना पड़ता है। तो इसके काम करो, पूरा इसका प्रशासनिक बदलाव किया और 27 परगनों को 8 परगनों में बांट दिया। 27 परगने, मराठा काल में कितने परगने थे? 27 परगने, उसको कितने में बांट दिया?
8 परगने में बांट दिया। पहले कितने परगने में? 8 परगने में बांट दिया। बाद में लगा कि एक ठो और बनाना चाहिए, तो एक और बनाया। यानी ब्रिटिश काल में टोटल कितने परगने थे? 9 परगने थे। ब्रिटिश काल में टोटल कितने परगने थे? 9 परगने थे। मराठा काल में कितने परगने थे? कलचुरी काल में क्या था? छत्तीसगढ़, है ना। कलचुरी काल में 36 ठो गढ़, मराठा काल में 27 परगने, और ब्रिटिश काल में कितने परगने? 9। पहले कितने बनाया? 8, और फिर एक बनाया, और टोटल कितने हो गए? 9। पहले जो 8 बने उसमें पहला नाम था रतनपुर, दूसरा नाम रायपुर, और तीसरा नाम राजरा। वाह, तीनों एक ही राशि। रतनपुर, रायपुर और राजरा, रतनपुर, रायपुर और राजरा, है ना। रतनपुर, रायपुर और राजरा, है नहीं। और जब हम लोग जाते हैं धमधा, दुर्ग और धमतरी, पहले धमधा जाओगे, तब दुर्ग जाओगे, तब उसके बाद गुंडरदेश होते हुए कहाँ जाओगे? धमतरी, है कि नहीं। तो 3 नाम और, धमधा, दुर्ग, और एक कौन सा? धमतरी। 6 हो गए नहीं? वाह, खेल खेल में 6 याद कर रहे। रतनपुर, रायपुर, राजरा, रतनपुर, रायपुर, राजरा, धमधा, दुर्ग, धमतरी, धमधा, दुर्ग, धमतरी, खरौद और नवागढ़। खरौद और एक कौन सा है? नवागढ़। हो गया कि नहीं हो गया? कैप्टन एगेन्यू का बनाया हुआ 8 पहले परगने। पहले कितने बनाए? 8। कौन कौन सा? रतनपुर, रायपुर, राजरा, धमधा, दुर्ग, धमतरी, खरौद और नवा। अब इसको घर में जाकर रट्टा मारते हो। कहा घर में जाकर रट्टा मारने की जरूरत? अभी पूरा 8 के 8 और एक उसके बाद जोड़ेंगे 9। कौन सा? बालोद। नया कौन सा जोड़ेंगे? बालोद। तो ब्रिटिश काल में कितने परगने थे? 9 परगने थे। कौन कौन से 9 परगने थे? रतनपुर, रायपुर, राजरा, धमधा, दुर्ग, धमतरी, खरौद और नवागढ़, और एक है कौन सा? बालोद। ये 27 परगनों पे बनाया था किसने? कैप्टन एगेन्यू। इसमें सबसे बड़ा परगना कौन सा था पूछेगा तो वो कौन सा था? रायपुर। सबसे बड़ा परगना कौन सा था? रायपुर। और सबसे छोटा पूछेगा तो वो है राजरा। सबसे छोटा पूछेगा तो वो कौन सा है? राजहरा। सबसे छोटा पूछेगा तो राजहरा। और सबसे नवीन पूछेगा तो नया नया परगना बना था वो कौन सा था? बालोद। सबसे नया बना था वो कौन सा है? बालोद। तो टोटल कितने परगने थे? 9 परगने थे। रतनपुर, रायपुर, राजहरा, धमधा, दुर्ग, धमतरी, खारोद और नवागढ़, और एक बड़ा था बालोद। और इसमें सबसे बड़ा था रायपुर, सबसे छोटा है राजहरा, और सबसे नवा है बालोद। हो गए नहीं? खत्म कहानी। 9 ठो परगना बना दिया कैप्टन एगेन्यू। कैप्टन एगेन्यू जो है ये नए परगने बनाया तो नया नया पद भी बनाएगा। तो इसने एक पद को क्या है? समाप्त कर दिया। जो मराठा काल में बना था, है ना। मराठा काल में एक पद काम करता था, वो होता था पटेल का पद। पटेल का पद, इस पटेल के पद को उसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है। लेकिन कलचुरी काल से एक पद चले आ रहा था, गौटिया का पद। गौटिया का पद ये यथावत बना रहा, ये यथावत रहा। ठीक है। पटेल के पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कैप्टन एगेन्यू ने किस मराठा कालीन पद को समाप्त किया था? तो कौन सा पद था? पटेल का पद। ये क्या करता था, कैसे करता था? जैसे हमने कलचुरी शासन व्यवस्था पढ़ा ना, वैसी आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? मराठा शासन व्यवस्था। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पटेल क्या करता था। तो आपको अभी याद रखना है कि कैप्टन एगेन्यू ने किस मराठा कालीन पद को समाप्त किया था? तो कौन सा था? पटेल का पद। लेकिन गांव का प्रमुख कौन होता था? गौटिया। कलचुरी काल से। मराठा काल में भी कौन होता था? गौटिया। और ब्रिटिश काल में भी गांव का प्रमुख क्या कहलाता था? गौटिया। यानी कौन सा पद यथावत है? तो कौन सा पद है? गौटिया। क्लियर है। और इसने 3 नवीन पद बनाए। नवीन पद, 3 नवीन पद बनाया। ठीक है। एक का नाम था पोद्दार। एक का नाम क्या था? पोद्दार। एक का नाम था आमीन, और एक था पांड्या। आमीन। एक कौन था? पोतदार। और एक कौन सा था? पांड्या। हार्दिक पांड्या नहीं, हाँ, बरार पांड्या है। पूरा नाम अगर लाओ तो बरार पांड्या। क्लियर है। क्या नाम था पद का? बरार पांड्या। तो कैप्टन एगेन्यू ने कौन से पद को समाप्त किया? पटेल के पद को समाप्त किया। कौन सा पद जो है यथावत रहा? तो गौटिया का पद यथावत रहा। और किस कौन कौन से नवीन पद बनाए? तो कितने नवीन पद बनाए? 3। आमीन का, पोद्दार का, और एक कौन सा? पांड्या।
सबसे लंबे समय तक का क्या है, ब्रिटिश अधीक्षक। और सबसे लंबे समय तक रहेगा पढ़ा लिखा आदमी जो है एक ऐसे क्षेत्र में आया है जहां डेवलप नहीं है, तो उस क्षेत्र में ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए पढ़ो। जितना काम किया है कौन, कैप्टन एगेन्यू। आते ही सबसे पहले इसने क्या कर दिया, राजधानी ट्रांसफर कर दिया रायपुर, ठीक है, 1818 में। उसने बाद इसने क्या किया, परगने थे 27, उसको कितने में बांट दिया, पहले 8 और फिर 1 9। कौन कौन सा था, रतनपुर, रायपुर, राजरा, धमदा, दुर्ग, धमतरी, खरौद और नवागढ़। और एक कौन सा था, बालोद। सबसे बड़ा परगना रायपुर, सबसे छोटा परगना राजरा और सबसे नवीन परगना बालोद। इसने एक पद को समाप्त कर दिया, कौन सा पद था, पटेल। एक नया पद जो है यथावत बना रहा, कौन सा था, गौटिया। और 3 पद बनाए, कौन कौन सा, आमीन का, पोद्दार का और एक कौन सा है, पांड्या, है ना। हार्दिक पांड्या से कोई संबंधित नहीं है। चलो, यही और समय था जब जो नागपुर में मेन अधिकारी कौन बैठा है, रेजिडेंट, जिसका नाम क्या था, जेनकिंस। वो छत्तीसगढ़ आया था। जेनकिंस किसके समय जो है छत्तीसगढ़ आया था, तो जेनकिंस जो है वो किसके समय आया था, इसी कैप्टन एगेन्यू के समय जो है छत्तीसगढ़ घूमने आया था। क्लियर है। तो पहला 2 ही रेजिडेंट होंगे, एक जेनकिंस और एक का नाम है वेल्डर, है ना। लास्ट में भी पढ़ाऊंगा। अगला रेजिडेंट कौन बनेगा, वेल्डर, है ना। तो अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासनकाल में नागपुर में जो प्रमुख अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, रेजिडेंट कहलाता था। और पहला रेजिडेंट कौन था, जेनकिंस, जो किसके समय छत्तीसगढ़ आया था, हाँ 1818 में ही आया था। कब आया था, 1818 में ही ये जेनकिंस जो है छत्तीसगढ़ आया था। ठीक है। तो जैसे कैप्टन एडमंड आया, कुछ महीने तक रहा और उसको विद्रोह का सामना करना पड़ा था, किसका, डोंगरगढ़ के जमींदार का। तो ये भी तो आया है, अभी ये भी तो क्या है, नया नया ब्रिटिश शासन, 1818 में तो है। तो इसको भी बहुत सारे जमींदारों का क्या करना पड़ा, विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो 1818 में ही नवागढ़ के जमींदार और धमधा के गोंड राजा का क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो कैप्टन एगेन्यू के समय हुए विद्रोह में पहला कौन सा पढ़ेंगे, नवागढ़ का विद्रोह, नवागढ़ के जमींदार का विद्रोह। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ था, धमधा के गोंड राजा का विद्रोह, धमधा के गोंड राजा का विद्रोह हुआ था किसके समय, कैप्टन एगेन्यू के समय। क्लियर है। तो 1818 में कैप्टन एगेन्यू को कितना विद्रोह का सामना करना पड़ा, 2। एक कौन सा था, नवागढ़ का विद्रोह और एक कौन सा है, धमधा के गोंड राजा का विद्रोह। 1819 में सोना खान के जमींदार, 1819 में सोना खान के जमींदार, सोना खान का जमींदार कौन था, अच्छा, सोना खान का जमींदार उस समय उसके पिताजी थे जिसका नाम क्या था, राम राय। कौन था, राम राय। सोना खान का जमींदार वीर नारायण सिंह बिजवार 1856 में विद्रोह करेगा, भाई मान लो, है ना। तो 1819 में कैप्टन एगेन्यू के समय, अब पक्का बता रहा हूं यही आता, कैप्टन एगेन्यू के समय किस सोना खान के जमींदार ने विद्रोह किया था, तो आंख मूंद क्या थे, एक ही जानते हैं, वीर नारायण सिंह बिजवार, है ना। जबकि उस समय जमींदारी किसके हाथों में थी, उसके पिताजी के, जिसका नाम क्या था, राम राय। तो कैप्टन एगेन्यू के समय 1819 में किसका विद्रोह हुआ, राम राय का विद्रोह। 1825 में परलकोट का विद्रोह, परलकोट का विद्रोह, परलकोट का विद्रोह। याद करो, परलकोट का विद्रोह जब पढ़ाया था मैं, है ना, परलकोट का विद्रोह पढ़ाया था, कौन कर रहा था, किसके नेतृत्व में हो रहा था, गेंद सिंह के नेतृत्व में। तब उसको पकड़ने के लिए ब्रिटिश अधीक्षक एगेन्यू ने किसको भेजा था, पेबे को, है ना, जो छुईकदान का पुलिस कप्तान था, चांदा का, कहाँ का, चांदा का पुलिस कप्तान पेबे को क्या भेजा, गेंद सिंह को पकड़ने के लिए भेजा। 10 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को पकड़ के लाया गया, मुकदमा चला फांसी का। 20 जनवरी 1825 उसी महल के आगे में टेबल पंखा में लटका के मार दिया, है कि नहीं। गेंद सिंह जो है पहला शहीद, कौन सा, परलकोट विद्रोह। तो किसके समय हुआ था, कैप्टन एगेन्यू के समय हुआ था, कैप्टन एगेन्यू के समय हुआ था। इसी कैप्टन एगेन्यू के समय बस्तर का राजा कौन था, महिपाल देव। याद करो, 6 अप्रैल 1778 को हुआ था कोट पाटकी संधि, जो किसने किया था, दरियादेव ने, है ना। और दरियादेव ने संधि किया था तो उसका दोस्त था कौन, जयपुर का राजा विक्रमदेव। यानी कोट पाटकी संधि के तहत जयपुर के राजा विक्रमदेव और इस बस्तर के राजा दरियादेव के बीच संधि हुआ था, 5 परगना दिया था। लेकिन दरियादेव के बाद जब उसका बेटा राजा बना, जिसका नाम क्या था, महिपाल देव,
ये बताया था ना, ये महिपाल देव पहले मराठाओं से आनी कानी किया था, टकोली देना बंद कर दिया था, याद आया? तब रामचंद्र बाग इसको चमकाने के लिए गया था। हाँ, तो ये जयपुर के शासक विक्रम देव के साथ भी ये बहस करने लगा कि मेरे पिताजी आपको दिए थे 5 परगना, अब मैं राजा हूं, मैं नहीं देता 5 परगना। ऐसा करके ये राजा जयपुर के राजा के साथ ये क्या करने लगा, जयपुर के शासक के साथ बहस करने लगा। तब इसी विद्रोह, दोनों के बहस को निपटाने के लिए ये कैप्टन एगेन्यू ने इन दोनों को बुलाया था। तब ये महिपाल की भेंट किससे हुई थी? कैप्टन एगेन्यू से हुई थी। तो किस बस्तर के राजा का भेंट कैप्टन एगेन्यू से हुआ था? तो कौन था? महिपाल। एगेन्यू बस्तर नहीं गया है अभी तक, कोई भी अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी बस्तर गया है क्या? नहीं गया। वो कैप्टन ब्लंट जाना चाहता था, उसको आधे रास्ते से ही क्या कर दिए? भगा दिए थे, है कि नहीं है? तो अभी तक कोई भी बस्तर नहीं गया अंग्रेज अधिकारी। ये कैप्टन एगेन्यू ये दोनों को बुलाता है, दोनों के बीच समझौता कराता है, तब महिपाल की भेंट किससे होती है? एगेन्यू से होती है। ऐसा ये ब्रिटिश अधीक्षक था, कौन? कैप्टन एगेन्यू, जो 1825 में त्याग पत्र देकर कहाँ? छत्तीसगढ़ से चला गया। तब इस एगेन्यू के बाद कौन आया था? कैप्टन हंटर। कौन आया था? कैप्टन हंटर। ये आया, कुछ महीने तक रहा, 1825 तक में ही, और ये भी चला गया। और इसके बाद आएगा कौन? कैप्टन सैंडिस। कैप्टन सैंडिस, है ना? ये कब आएगा? 1825 में। कब तक रहेगा? 1828। ठीक है भाई। आपको मान लो आपकी पोस्टिंग जो है आंध्र प्रदेश में हो जाती है, केरल में हो जाती है। तो जैसे मान लो केरल में हुआ आपकी पोस्टिंग, है नहीं, अधिकारी बने, आपकी पोस्टिंग कहाँ हो गई? केरल में। तो एक जो है आपका लैंग्वेज है दोनों के बीच बात करने का, वो तो अभी इंग्लिश है, लेकिन उस समय अगर लैंग्वेज नहीं रहा तो आप केरल सीखोगे कि नहीं सीखोगे? मुझे वहीं रहना है, वहीं अपना नौकरी कराना है करके केरल की भाषा सीखोगे, मलयालम सीखोगे कि नहीं सीखोगे? तो वैसी ही ये कौन आया है? कैप्टन सैंडिस, है नहीं? एला छत्तीसगढ़ी सीखना रही से कैप्टन से, ऐ तुमन का खाए हो ऐसे की के, यहाँ का करत हो ऐसे की के, सीखना रही छत्तीसगढ़ी। ये बेईमान छत्तीसगढ़ी खुद ना सीखकर छत्तीसगढ़ में जितना कामकाज का भाषा है उसको क्या कर दिया? अंग्रेजी, है ना? तो छत्तीसगढ़ में कामकाज की भाषा, छत्तीसगढ़ में कामकाज की भाषा अंग्रेजी करने वाला कौन था बोलेगा? तो वो कौन है? कैप्टन सैंडिस, है ना? ये खुद छत्तीसगढ़ी ना सीखकर पूरा छत्तीसगढ़ी लोगों को क्या सीखने के लिए मजबूर कर दिया? अंग्रेजी सीखने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए छत्तीसगढ़ी बोलते हैं तो हम लोग थोड़ा सा, अरे अनपढ़ हैगा, देहाती है छत्तीसगढ़ी, और वहीं 4 ठन अंग्रेजी भारी पढ़े, और भला देखबे वो छत्तीसगढ़ी बोला 90% ला है, और अंग्रेजी पढ़े तेन फैल हो गए, है कि नहीं है? भाषा थोड़ी मायने रखता है जी, तुम्हारा इंटेलिजेंट भाषा थोड़ी। 4 दिन तुम किसी अच्छे, जिसके घर में डेली अंग्रेजी बोलना चालू होता है, एक बच्चा देखना जो क्रिश्चियन फैमिली का रहता है, अधिकतर उन लोग इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? कि उसके माता पिता दादा दादी सब क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजी। 6 साल का बच्चा इंग्लिश बोलता है तो इंटेलिजेंट है जी वह, हैं? और हमार दाई दादा डोगरी दाई मन बाबा मन सबो जन का बोलत है? छत्तीसगढ़ी। तो हम का बोलथन? छत्तीसगढ़ी। तो हमार बोले छत्तीसगढ़ी से हमार इंटेलिजेंट के पहचान हुई का? हैं? हमार छत्तीसगढ़िया मन सब के सब इंटेलिजेंट और एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, एक स्थिति लापरहा नंबर 1.5 छत्तीसगढ़िया में। चलो, तो इस कैप्टन सैंडिस ने छत्तीसगढ़ में कामकाज की भाषा क्या कर दिया? अंग्रेजी, है ना? अब कामकाज की भाषा अंग्रेजी है, तो भाई कामकाज की भाषा अंग्रेजी है तो दिन बादर भी किस में होना चाहिए? अंग्रेजी में। चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ मोल समझ में नहीं आया दादा, तो इसने क्या चालू कर दिया? अंग्रेजी कैलेंडर। इसने छत्तीसगढ़ में क्या चालू कर दिया? अंग्रेजी कैलेंडर। ठीक है। अतेक दुरिया ला हो लंदन ले, अब मुरदाई दादा कहाँ रहे थे? लंदन में, मैं कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो चिट्ठी पत्री भेजे लगी छत्तीसगढ़ से, तो इसी ने ही छत्तीसगढ़ में चालू कराया क्या? डाक व्यवस्था। क्या चालू कराया? डाक व्यवस्था। तो डाक व्यवस्था की शुरुआत छत्तीसगढ़ में करने वाला कौन था? कैप्टन सैंडिस, है नहीं? जब से आया तब से नया नया चीज चालू कर रहा है। अंग्रेजी कैलेंडर लागू करा दिया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कामकाज की भाषा अंग्रेजी माध्यम को बना दिया, और इसी ने ही डाक तार व्यवस्था का क्या किया? शुरुआत किया। ठीक है। और इसने ही एक नई प्रथा चालू की जिसका नाम था ताहूतदारी प्रथा। ताहूतदारी प्रथा, ताहूत है ना, ताहूतदारी।
ताहूतदारी प्रथा। अब ये क्या था? ताहूतदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया है? कैप्टन सैंडिस ने। ताहूतदारी प्रथा का जैसे ये पूरा छत्तीसगढ़ किसके अंडर में? अभी ब्रिटिश के अंडर में है। तो कई जगह ऐसे थे जहां खेती नहीं होती थी, बंजर पड़ा रहता था, है ना, बंजर पड़ा रहता था। तो उस बंजर जमीन को सस्ते भाव में किसी को क्या कर दिया जाता था? किराए में दे दिया जाता था। हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में बोले तो रेघा, है कि नहीं है? हाँ, रेघा में दे दिया जाता था। तो उसी प्रथा को ही क्या कहा गया? ताहूतदारी प्रथा। तो किसी क्षेत्र में पूरा बंजर जमीन होता था, वो पूरा उस क्षेत्र को क्या बना दिया जाता था? ताहूतदारी। और उसको किसी व्यक्ति को क्या कर दिया जाता था? किराए में दे दिया जाता था। तो वो बंजर जमीन पर काम करता था, उपजाऊ बनाता था, फिर उसको ब्रिटिश लोग ले लेते थे। तो वो बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के उद्देश्य से कौन सी प्रथा चालू की गई? ताहूतदारी प्रथा चालू की गई। और दो ताहूतदारी बना, एक बना लोरमी और एक बना तरेंगा। एक बना लोरमी को और एक बना किसको? तरेंगा को, है ना। लोरमी और तरेंगा को इसने दो ताहूतदारी बनाया, एक 1826 में और एक 1828 में। 1826 में लोरमी को और 1828 में किसको? 1828 में तरेंगा को। ताहूतदारी प्रथा चालू करने वाला कौन है? कैप्टन सैंडिस, है ना। और इसने दो ताहूतदारी बनाया, एक कौन सा? लोरमी और एक कौन सा है? तरेंगा। क्लियर है? 1826 में जो नागपुर का राजा बनाए थे, किसको बनाए थे नागपुर का राजा? रघुजी तृतीय को। वो जो है अपना 18वां बर्थडे मनाया, यानी कि क्या हो गया? वयस्क हो गया। केक खाने के लिए गया था सैंडिस, ठीक है। तो 18वां मतलब वो वयस्क हो गया। तो वयस्क हो गया तो जो नागपुर का प्रशासन था वो किसके हाथ में था? रेजिडेंट के हाथ में था। तो रघुजी तृतीय और ब्रिटिश सरकार के बीच, ब्रिटिश शासन के बीच संधि हुआ, जिसमें नागपुर का क्षेत्र किसको दे दिया गया? सिर्फ नागपुर का ना, कि तुम सत्ता संभालने लायक हुए हो कि नहीं हुए हो, ये पहले हम जानेंगे, तभी हम जो है पूरा सत्ता आपको सौंपेंगे। तो 1826 में जब छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश अधीक्षक था कौन? कैप्टन सैंडिस। उसी समय रघुजी तृतीय और ब्रिटिश सरकार के बीच क्या हुआ? संधि हुआ, जिसमें कौन सा सत्ता दे दिया गया? नागपुर का सत्ता उनको सौंप दिया गया। नागपुर का सत्ता सौंप दिया गया, है ना। नागपुर का सत्ता सौंप दिया गया, सिर्फ नागपुर बस का। लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ में शासन करने कौन आएगा? ब्रिटिश अधीक्षक। तो इस सैंडिस के बाद आएगा कौन? विल्किंस। और विल्किंस के बाद कौन आएगा? हंटर। सॉरी, विल्किंस के बाद लास्ट में कौन आएगा? क्रॉम्फर्ट। विल्किंस, ठीक है। कब आएगा? 1828 में, ठीक है। अब उसके बाद कौन आएगा? क्रॉफर्ट, ठीक है। 1828 से लेके 1830 तक रहेगा, ठीक है। 1828 से 1830, ठीक। अब 1826 में उसको क्या सौंपे थे? नागपुर का सत्ता सौंपे थे रघुजी तृतीय को। 4 साल तक देखे, यानी कि 1830 तक वो बहुत ही अच्छे तरह से नागपुर का क्या चला रहा था? प्रशासन चला रहा था। फिर रघुजी तृतीय और नागपुर के रेजिडेंट वेल्डर, अभी नागपुर का रेजिडेंट कौन बन गया है? वेल्डर बन गया है। पहले कौन था? जेनकिंस, अभी कौन हो गया है? वेल्डर। उनके बीच संधि होती है 27 दिसंबर 1829 को, है ना। रघुजी तृतीय और किसके बीच? वेल्डर के बीच, है ना। वेल्डर के बीच, दोनों के बीच संधि होती है। और पूरा मराठा सत्ता जो ब्रिटिश चला रहा था वो किसको सौंप दिया जाता है? किसको सौंप दिया जाएगा? रघुजी तृतीय को। तो 27 दिसंबर 1829 को पूरा जो क्या है ब्रिटिश साम्राज्य जो चल रहा था मराठा के अंतर्गत, अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, अब वो समाप्त हो जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा? पुनः मराठा शासन, क्योंकि सत्ता किसके हाथ में आ गई? रघुजी तृतीय के हाथ में आ गई। तो रघुजी तृतीय बोला कि आप लोग किसको भेजते थे छत्तीसगढ़ में शासन संभालने के लिए? ब्रिटिश अधीक्षक भेजते थे। मैं नहीं भेजूंगा भैया, है ना। और ना मैं अपने दादा परदादा जैसे सूबेदार भेजूंगा, है कि इसी के दादा परदादा नाना लोग थे, इसी के कौन लोग थे? नाना लोग। क्या भेजते थे? सूबेदार बना के भेजते थे। मैं नहीं भेजूंगा, मैं नया अधिकारी भेजूंगा जो क्या कहलाएगा? जिलेदार। क्या कहलाएगा? जिलेदार। तो पुनः मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ में शासन करने कौन आएगा? जिलेदार। कौन बन के आया पहला जिलेदार छत्तीसगढ़ में? ये जानना है तो आज नहीं, कल का क्लास जरूर आइएगा। आज के लिए इतना ही।